हेलो दोस्तों, पिछले व्लॉग में आपने देखा कि मैंने एक ब्रांड न्यू गाड़ी खरीदी है जो कि है बोलेरो नियो N10। इस व्लॉग में, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मैंने क्यों बोलेरो नियो खरीदी है जबकि मेरे पास काफ़ी सारे और भी ऑप्शन थे इसी रेंज में। क्या ये TUV 300 है, और इस तरीके के बहुत सारे सवाल। मैं इस गाड़ी को 500 किलोमीटर चला चुका हूं, तो मैं आपको अपने पहले 500 किलोमीटर का एक रिव्यू भी शेयर करूंगा कि मेरा एक्सपीरियंस अभी तक किस तरीके का रहा है। तो ये सारी बातें डिस्कस करने से पहले मैं आपको गाड़ियों के फीचर्स की तरफ लेके चलूंगा कि इस गाड़ी में क्या। हाँ जी, अच्छा, मैं उसी देख के रुक गया। मैंने कहा अरे भाई क्या आपका क्या नाम है सर? अशोक कुमार शुक्र मैंने गाड़ी भी दी थी। मैं कहाँ खड़ा है। सो मेरे दिमाग में भी आपकी तरह काफ़ी सारे क्वेश्चंस थे इस गाड़ी को लेने से पहले। कि सबसे पहला क्वेश्चन था कि क्या ये TUV 300 है, क्या क्या डिफरेंसेस हैं इन दोनों गाड़ियों में, क्या ये पुरानी वाली बोलेरो की तरह केपेबल है, ये मुझे ऑफर क्या कर रही है, किस ऑल ऑफ दोज क्वेश्चंस, इन सबको मैं डिस्कस करूंगा एट अ लेटर पार्ट ऑफ दिस वीडियो। फिलहाल सबसे पहले मैं आपको इस गाड़ी के फीचर्स के बारे में बताता हूँ, उसके बाद चलेंगे सारे सवाल जवाब पे। गाइस, फ्रंट से ये गाड़ी कुछ इस तरीके से दिखाई देती है, काफ़ी अग्रेसिव सा इसका लुक है। मतलब जब मैंने इसकी पहली बार पिक्चर पोस्ट करी थी तो लोग पहचान नहीं पा रहे, मैंने यहाँ से छुपा दिया था, लोग पहचान नहीं पा रहे थे कि ये स्कॉर्पियो है या फिर ये बोलेरो नियो है। अभी जैसे मैंने आपको बताया था कि गाड़ी का नंबर नहीं आया है, इसका रजिस्ट्रेशन उत्तराखंड में होने वाला है। फ्रंट में आपको लाइट दिखने को मिलती है, ये टॉप वेरिएंट है तो इसमें डे टाइम रनिंग लाइट मिल जाती है, और नीचे इसमें फॉग लैम्प्स मिल जाते हैं, और बाकी सब कुछ बेसिक है। गाड़ी की जो चद्दर है ये काफ़ी हैवी है, काफ़ी हैवी ड्यूटी गाड़ी है। इसके अलावा अगर हम व्हील्स की बात करें तो इसमें 215/75 R15 आते हैं। ये 15 इंच के टायर हैं, काफ़ी अच्छे टायर हैं। ये अगेन ये टॉप मॉडल है तो इसके साथ आपको देखने को मिलेगा कि इसमें अलॉय व्हील्स आते हैं, कंपनी फिटेड। गाइस, साइड प्रोफाइल की बात करें तो साइड प्रोफाइल कुछ इस तरीके की दिखाई देती है। ये मेरे को थोड़ा सा डिसअपॉइंट करती है बिकॉज़ ये वाला जो हिस्सा है ये थोड़ा सा बेटर हो सकता था, मतलब इसको कंपनी थोड़ा सा बेटर बना सकती थी। आगे से गाड़ी बहुत सुंदर लगती है, साइड प्रोफाइल में ये थोड़ी सी अगली है। गाइज़, ये सब 4 मीटर गाड़ी है, सो इसके टैक्सेस थोड़े से कम हैं। पीछे अगर आप देखोगे तो इस तरीके के आपको टायर दरवाजे पे माउंटेड मिल जाता है, एक स्टेपर मिल जाता है। गाइज़, इस गाड़ी में मैंने कुछ भी चेंज नहीं कराया एक्सेप्ट ये कैमरा। सिर्फ इसमें जो म्यूज़िक सिस्टम लगा हुआ है उसमें मैंने ये कैमरा अटैच करवाया है फॉर बेटर रिवर्स पार्किंग। तरीके की बोलेरो की आपको बैजिंग दिख जाती है, एक आपको रियर वाइपर मिल जाता है। ये 7 सीटर कार है। मैं आपको गाड़ी के अंदर लेके चलता हूँ और दिखाता हूँ कि इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर एक्चुअल में किस तरीके से दिखाई देता है। सो ये है इस गाड़ी का ओवरऑल लुक एंड फील। ये बेज और ब्लैक के कॉम्बिनेशन में आती है। मेरी बोलेरो के साथ एक बहुत बड़ी शिकायत होती थी कि उसमें ये जो एक्सीलेटर, ब्रेक और क्लच हैं ये आसपास होते थे, काफ़ी पास होते थे। वो शिकायत इस गाड़ी में दूर हो गई है और मेरे को जो राइड क्वालिटी मिल रही है वो काफ़ी अच्छी है। जो इसका स्टीयरिंग है वो टिल्टेबल है, इसके स्टीयरिंग में टिल्ट लॉक है, तो बेसिकली ये ऊपर नीचे हो सकता है। बोलेरो में जो स्टीयरिंग आता है, जो कंपनी ओरिजिनल बोलेरो बनाती है, उसमें काफ़ी ऊंचा स्टीयरिंग है। तो बेसिकली मेरा जो हाथ अभी है ये मैंने अभी पुरानी वाली बोलेरो के हिसाब से सेट किया हुआ है, तो काफ़ी अनकंफर्टेबल हो जाता था लॉन्ग डिस्टेंस ड्राइव में अगर आपके पास मल्टीपल गाड़ियाँ हैं। अगर आपके पास एक ही गाड़ी है तो उस केस में आपको आदत पड़ जाती थी। फिलहाल इस वाली गाड़ी में स्टीयरिंग का एडजस्टमेंट हो सकता है, प्लस स्टीयरिंग पे काफ़ी सारे ये रिमोट कंट्रोल दिए हुए हैं। सो गाइस, जब ये गाड़ी मैंने ली उससे पहले मेरे कुछ क्राइटेरियाज थे। क्राइटेरिया नंबर 1 था कि मुझे ज़्यादा पैसे नहीं फूकने थे, मुझे 15-16 लाख रुपए के बजट में ही कोई गाड़ी लेनी थी। अब जिस तरीके का मैं इंसान हूँ, मुझे ऑफ रोडिंग, ओवरलैंडिंग ये सब बहुत पसंद है। तो मैं देख रहा था स्कॉर्पियो N मैंने सबसे पहले टेस्ट ड्राइव ली, उसके बाद मैंने क्लासिक स्कॉर्पियो के टेस्ट ड्राइव ली, फिर मैंने टेस्ट ड्राइव ली पुरानी वाली बोलेरो की। अच्छा, बाय द वे, पुरानी वाली बोलेरो मैंने काफ़ी टाइम रखी है, काफ़ी टाइम चलाई है, तो मुझे पता है वो गाड़ी क्या है। उसके बाद जैसे ही मैंने बोलेरो नियो में कदम रखा तो सारा का सारा मेरा जो परसेप्शन है वो चेंज हो गया। इनफैक्ट आज से 3 महीने पहले मैंने एक रिव्यू वीडियो भी बनाया था। उस टाइम पे मैं गाड़ी लेना प्लान नहीं कर रहा था, बट मैं पहले इंप्रेशन में ही बहुत ज़्यादा इंप्रेस था इस गाड़ी से। सो इस गाड़ी के फीचर्स के बारे में आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो इसमें जो स्टीयरिंग है वो टिल्टेबल है, ये ऊपर नीचे हो जाता है, अनलाइक द ओल्ड बोलेरो। नंबर 2, इस वाले स्टीयरिंग में ये जो कंट्रोल्स हैं जो म्यूजिक सिस्टम के आते हैं ये सारे के सारे यहीं आ जाते हैं। दिस इज द N10 टॉप वेरिएंट, तो इसमें आपको स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल मिलते हैं। उसके साथ राइट हैंड साइड में आपको क्रूज कंट्रोल मिलता है। सो गाइज, 13 लाख रुपए की प्राइस में क्रूज कंट्रोल कोई भी नहीं दे रहा है। 13 लाख रुपए की प्राइस में रियर व्हील ड्राइव क्रूज कंट्रोल कोई भी नहीं देता। इसके साथ साथ अगर आप देखेंगे तो पूरी की पूरी गाड़ी का जो एम्बियंस है वो है
बेज और ब्लैक के थीम में। तो ये जो बेज और ब्लैक की थीम है ये गाड़ी को काफ़ी स्पेशियस सा लुक देती है, ये बड़ी बड़ी दिखने लगती है गाड़ी। इसके अलावा जो आप ये गियर लीवर देखेंगे ये वही वाला गियर लीवर है जो पुरानी वाली बोलेरो में यूज़ होता है। गाइज ये गाड़ी आती है मल्टीपल मोड्स में, जैसे इसमें AC इको लिखा है और AC लिखा है। बेसिकली अगर आपको फुल गाड़ी चिल्ड करनी है तो आप AC दबाओगे, और अगर आपको एवरेज गाड़ी को ठंडी करनी, जैसे देहरादून का वेदर है ज़्यादा गर्मी नहीं होती, तो यहाँ के लिए आप AC इको दबाओगे। सिमिलरली इस तरफ अगर आप देखोगे तो गाड़ी में आपको 2 से 3 बटन दिखाई देंगे। पहला है ESS का बटन, दिस इज़ इलेक्ट्रॉनिक स्टार्ट स्टॉप। इसके बाद है रेयर डिफॉगर, उसके बाद है इको मोड गाड़ी का। इको मोड दबाते के साथ ही, इस इको मोड को दबाते के साथ ही आपकी गाड़ी एवरेज अच्छा देने लगती है, मगर गाड़ी की जो ओवरऑल पावर है वो ख़त्म हो जाती है। इस तरफ आपको अपने जो OVRM है इनको एडजस्ट करने का ऑप्शन मिल जाता है। ये राइट और लेफ़्ट मूव करके आप अपने OVRM एडजस्ट कर सकते हो। ओवरऑल मुझे इस गाड़ी का अंदर का जो फील है वो काफ़ी अच्छा लगा। इट इज़ अनलाइक द ओल्ड बोलेरो। पुरानी वाली बोलेरो काफ़ी रफ़ होती थी, काफ़ी रगेड होती थी। इसमें थोड़ा सा नई तरीके की गाड़ी का लुक एंड फील आ गया है। इस तरीके का कुछ आगे पे इंफोटेनमेंट सिस्टम आता है। इसमें आपको रेडियो मिल जाता है, USB ब्लूटूथ जो बेसिक होता है। इसमें एप्पल एयरप्ले नहीं मिलता, बट इसमें एक ऑप्शन मिलता है जिसमें आप अपने सेलफोन को इस पर आप मिरर कर सकते हो, तो ओवरऑल आपका सेलफोन यहाँ पे रिफ्लेक्ट होने लग जाता है। तो आपके मैप्स वगैरह सब कुछ जो आपके फ़ोन पे चल रहे हैं वो आपके स्क्रीन पे चलने लग जाते हैं। डैशबोर्ड का साइज़ काफ़ी डिसेंट है। अगेन अनलाइक ओल्ड बोलेरो, इसमें काफ़ी सारा सामान आ सकता है। एक एयरबैग उधर दिया गया है, एक एयरबैग इधर दिया गया है। इस गाड़ी में 2 एयरबैग आते हैं। ओवरऑल सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज़ अ गुड कार। ये जो पीछे का रियर व्यू मिरर है थोड़ा सा छोटा है, जितना होना चाहिए उससे थोड़ा सा छोटा साइज़ है, बट काम चल जाता है इससे। सीट्स की बात करें तो अनलाइक पुरानी बोलेरो, इसकी जो सीट्स हैं वो काफ़ी कंफर्टेबल है, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। मैंने पुरानी वाली बोलेरो लगभग 5 से 6 हज़ार किलोमीटर चलाई है एट अ स्ट्रेच, मतलब 1-2 दिन के डिस्टेंस में, और उसमें जो कमर टूटती थी वो बहुत ज़्यादा दुखदाई होती थी। इस गाड़ी को मैंने लगभग 500 किलोमीटर चलाया है लॉन्ग में, 1% भी मेरे को कमर में दर्द नहीं हुआ। साथ में ये आर्मरेस्ट आ जाते हैं कंपनी से ही, तो ये आपकी ड्राइव को थोड़ा सा और बेटर बना देते हैं। ये जो आप देख रहे हैं स्टीयरिंग, ये जो विंडो के आप कंट्रोल देख रहे हैं ये सेंटर में दिया गया है। ये एक बहुत ही वाहियात सी बात है, मतलब महिंद्रा चाहता तो उनको यहाँ भी दे सकता था, क्योंकि जो कोई दूसरी गाड़ी से इस गाड़ी में स्विच कर रहा है या फॉर द टाइमिंग भी अगर स्विच कर रहा है तो सबको आदत होती है यहाँ पे विंडोज़ के कंट्रोल की, बट महिंद्रा ने पता नहीं क्यों ये सेंटर में दिया है। ये शायद कॉस्ट कटिंग की वजह से किया गया होगा, बट एनीवे इससे काम चल जाता है अपना। की कुछ इस तरीके से दिखाई देती है। इसके ऊपर मैंने कवर लगा दिया है। ये महिंद्रा की बैजिंग पीछे आती है, आगे 3 बटन आते हैं, और ये फ्लिप की है, ये इस तरीके से ओपन हो जाती है। गाइस मेरी हाइट है अप्रॉक्सीमेटली 5, 10 और 11 के बीच में, और मैं जो सेकंड रो है, अच्छा तो ये मेरी सीट मैं काफ़ी पीछे करके चलाता हूँ। फ़िलहाल मैं सेकंड रो में बैठा हूँ और मेरे पैरों में अभी आगे जगह है, मेरे हेड में भी काफ़ी जगह है, आगे भी जगह है, और ये सेंटर में अपने को एक सेंटर कंसोल भी मिल जाता है, ये आर्मरेस्ट मिल जाता है। तो पीछे की जो पोजीशन है ये काफ़ी अच्छी पोजीशन है, मतलब मुझे बिल्कुल भी ऐसा महसूस नहीं हो रहा है कि कंफर्टेबल मैं नहीं हूँ। बैक पे भी सपोर्ट मुझे पूरा मिल रहा है। ये ज़्यादा स्ट्रेट भी नहीं है जैसे बोलेरो में होता है, और ज़्यादा टिल्टेड भी नहीं है, ये उसके बीच में है। तो लॉन्ग डिस्टेंस जर्नीज़ आपकी ईजी हो जाएंगी इस गाड़ी में। बॉटल होल्डर आपको हर दरवाजे पे मिल जाते हैं, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। महिंद्रा ने अच्छा काम किया है स्पेस मैनेजमेंट में, हर दरवाजे पे आपको बॉटल होल्डर मिल जाते हैं। क्लियरेंस की बात करें गाइस तो इसका 180 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है, जो कि इस सेगमेंट में काफ़ी डिसेंट है। अब गाइस इस गाड़ी की परफॉर्मेंस के बारे में बात करते हैं। इस गाड़ी में 1500 सीसी का 3 सिलेंडर इंजन है, जो कि एमहॉक इंजन है। अगर इस गाड़ी के प्लेटफॉर्म की बात करें तो ये स्कॉर्पियो के टाइप 3 प्लेटफॉर्म पे बनी है, तो अप्रॉक्सीमेटली आपको सिमिलर टाइप का ही बॉडी रोल मिलने वाला है, आपको सिमिलर टाइप की स्टेबिलिटी मिलने वाली है, और सिमिलर टाइप का ही आपको एक फील आने वाला है इस गाड़ी को चलाने में। सो मैं गाड़ी के पीछे आ गया हूँ। यहाँ पे एक टायर इस तरीके से माउंटेड है, उसके कवर भी दिया गया है। रेयर आपको रेयर वाइपर मिल जाता है। अंदर की बात करें तो आपको सबसे पहले तो एक स्टेपर मिलता है ऊपर चढ़ने के लिए, और 2 इस तरीके की सीट मिलती हैं, जो कि आपकी इस तरीके से बंद हो जाती हैं, और ये यहाँ पे आप इसको अब मतलब ये आगे नीचे नहीं आएगी। तो ये 2 इस तरीके की आपको सीट मिल जाती हैं। ये सीट महिंद्रा कहता है ये 7 सीटर कार है। मैं नहीं मानता कि ये 7 सीटर कार है। अगर आपके 2 बच्चे हैं तो वो इधर आ जाएंगे। फ़िलहाल मेरा जो बेटा है वीर, उसकी ये फेवरेट सीट है, वो यहीं आके बैठता है। और अगर एक एडल्ट की आप बात करें, अगर मैं कोशिश करूँ कि एज ए एडल्ट मैं यहाँ पे फिट हो जाऊँ, तो मैं आपको एक बार बैठ के दिखाता हूँ। बैठने को बैठा जा सकता है, काफ़ी बचपन में ट्रैवल किया है ऐसा, बट तो इस तरीके से सीट नीचे आ जाती है। और तो
जैसे मैं 5, 10 और 11 के बीच में हूँ तो हेडरूम काफ़ी कम है मेरे लिए, और पैर भी अगर सामने कोई बैठ जाएगा तो हम दोनों के पैर आपस में टकराएंगे। नॉट अ ग्रेट प्लेस फॉर एन एडल्ट, ये एक एडल्ट के लिए अच्छी जगह नहीं है बैठने के लिए, बट ये जगह बहुत अमेजिंग है अगर आप इसको यूज़ कर पाएँ अपना सामान रखने के लिए। ये वाली जो सीट आप देख रहे हो ये रिक्लाइन हो जाती है और मैसिव बूट बन जाता है। तो अगर आप एक ओवरलैंडर हैं, अगर आप एक गाड़ी देख रहे हैं ओवरलैंडिंग करने के लिए, तो दिस कुड बी वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस अंडर 15 लाख वाली कैटेगरी। अब गाइज मेरे फ्यूचर प्लान्स क्या हैं इस गाड़ी को लेके? सो पहले तो इस गाड़ी को मैं एज अ डेली कम्यूटर यूज़ करूँगा मोस्टली। उसके बाद मैं इसके ऊपर एक रूफटॉप टेंट लगाऊंगा, अंदर एक किचन बिल्ड करूँगा और इसमें मैं पूरा का पूरा अपना एक ओवरलैंडिंग सेटअप बना लूँगा। अनफॉर्चुनेटली इस गाड़ी में रूफ रेल्स नहीं दिए गए हैं, तो आपको रूफ रेल लगाने के लिए या तो दरवाजे पे क्लैंपिंग करनी पड़ेगी या फिर आपको ऊपर जो रूफ रेल की जगह होती है वहाँ पे आपको ड्रिलिंग करना पड़ेगा। तो बिकॉज ये ब्रांड न्यू गाड़ी है तो इसलिए मेरा मन नहीं कर रहा है ड्रिलिंग करने का गाड़ी के अंदर, बट लेट्स सी आने वाले टाइम में इसमें मेरे को ये करना ही पड़ेगा ताकि रूफ रेल लगाने के बाद मेरा रूफ टॉप टेंट इसमें माउंट हो सके। ये वाला जो स्पेस है ये मैंने अपने एक रिव्यू में पहले बताया था। सचिन मेरे कैफ़े में आए थे, सचिन के पास ये बोलेरो नहीं होती, उन्होंने ये वाले गत्ते को हटा के इसके अंदर का सारा स्पेस यूज़ कर लिया था एक किचन बनाने में। तो वो एक काफ़ी अच्छा मुझे किचन लगा, क्योंकि उनको किचन को खोलने और बंद करने में लेस देन 2 सेकंड का टाइम लगता था। सिर्फ एक दो लैच रिलीज़ किए और आपका पूरा किचन नीचे आ जाता है। गाइस बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो आप ये देखिए, मतलब ये पूरा लोहा है, दिस इज़ प्रॉपर लोहा। मैंने यूट्यूब पे लगभग सारे वीडियोस देख लिए इस गाड़ी के, अभी तक मुझे एक भी नेगेटिव रिव्यू किसी का भी नहीं दिखाई दिया। एवरीबडी अप्रिशिएट्स द बिल्ड क्वालिटी। अब गाइज इसके जो पावर और परफॉर्मेंस की बात है वो मैं खड़ी गाड़ी में नहीं करूँगा, वो मैं चलती हुई गाड़ी में करूँगा, क्योंकि मैं आपको बता पाऊँगा कि भाई गाड़ी फील कैसा होती है। चलो ये मैंने कर दिए शीशे बंद। सो गाइज ये गाड़ी मैंने खरीदी थी दिल्ली से, जैसे मैंने आपको पिछले व्लॉग में बताया, ये गाड़ी मैंने खरीदी थी दिल्ली से। अभी मैं टेम्पररी रजिस्ट्रेशन पे इसको देहरादून लेके आ गया हूँ और अभी मैं ऐसे ही इसको चला रहा हूँ। अगले 10 से 15 दिन में मैं इसका रजिस्ट्रेशन करा दूंगा। जनरली जब आप टेम्पररी रजिस्ट्रेशन लेते हो तो आपको 1 महीने का टाइम मिलता है गाड़ी को रजिस्टर कराने का। तो जब मैं दिल्ली से इसको देहरादून लेके आया था तो मुझे एवरेज जो इस गाड़ी ने दिया है, जो फ्यूल इकोनॉमी मिली है वो मिली है लगभग 26 किलोमीटर पर लीटर पे। कंपनी क्लेम करती है 16-17 के आसपास का एवरेज, बट बिकॉज मैंने 70-75-80 के बीच में ही गाड़ी चलाई है। पहले 1000 किलोमीटर आपको जनरली इसी रेंज में गाड़ी चलानी चाहिए ताकि इंजन पे प्रेशर ना पड़े, जो इंजन की सील्स हैं, जो पिस्टन्स हैं, वो अपनी जगह बना पाएँ। तो 70-75-80 के बीच में मेरे को इस गाड़ी ने 26 का एवरेज दे दिया है। फिलहाल मैं देहरादून में हूँ, यहाँ पे मुझे 16 का एवरेज मिल रहा है सिटी के अंदर, विच इज़ वेरी गुड, विच इज़ एक्सीलेंट। और मैं इको मोड में नहीं ड्राइव करता हूँ, मैं ड्राइव करता हूँ इस गाड़ी को प्रॉपर इसके जो रेगुलर मोड है। फिलहाल मैं चल रहा हूँ 3rd गियर पे और स्पीड है मेरी लगभग 30, पर जब जैसे ही मैं पेडल पे पैर रखूँगा आप देखोगे कि एकदम से ये गाड़ी उठना शुरू हो गई है। मतलब इस गाड़ी के अंदर का जो टॉर्क है वो मैसिव है। एज अ ओवरलैंडर गाइज आप काफ़ी सारे ऐसे टेरेन में जाएंगे जहां आपको बहुत सारे टॉर्क की ज़रूरत होगी। तो ये गाड़ी आती है 260 न्यूटन मीटर टॉर्क पे, जो कि हिट होता है अप्रोक्सीमेटली 1500 आरपीएम पे। इसका टर्बो आई थिंक 1600-1700 आरपीएम पे आ जाता है और उसके बाद गाड़ी बिल्कुल हवा से बातें करने लगती है। इसके अलावा जब मैं इस गाड़ी को कच्ची सड़कों में चलाता हूँ, तो जैसे इस तरीके की सड़कों पर चलाता हूँ, तो मुझे थोड़ा सा भी डर नहीं लगता। मतलब इस सेगमेंट में और भी गाड़ियाँ थी, जैसे XUV 300 थी, ब्रेजा थी और क्रेटा थी। इस सेगमेंट में और भी काफ़ी सारी गाड़ियाँ थी, पर उन गाड़ियों में समहाउ जो आपको एक थोड़ा सा डर होता है गाड़ी को किसी कच्चे टेरेन में ले जाने में, वो इस गाड़ी में आपको बिल्कुल भी नहीं लगने वाला, क्योंकि ये बनी ही ऐसे टेरेन्स को हैंडल करने के लिए। सबसे बड़ी बात है कि ये एक लेडर चेसी फ्रेम है। तो लेडर चेसी फ्रेम है तो इसकी जो ड्यूरेबिलिटी है, जो इसकी सस्टेनेंस है और जो इसमें स्ट्रेंथ है, वो एक मोनोकॉक चेसिस से काफ़ी ज़्यादा है। हाँ, बिकॉज ये लेडर चेसी पे बनी है तो इस गाड़ी पे बॉडी रोल भी है। फिलहाल मुझे अभी तक इसका बॉडी रोल फील नहीं हुआ, क्योंकि मैं 100 के ऊपर इसको लेके नहीं गया हूँ, बट लोगों का कहना है कि 100 के ऊपर इस गाड़ी का बॉडी रोल महसूस होता है। तो अगर आप एक डेली कम्यूटर ढूंढ रहे हैं जो कि आपको दमदार परफॉर्मेंस दे सके, तो दिस कुड बी वन ऑफ द ऑप्शंस। गाइस मैंने YouTube पे ना एक फिनोमिना देखा है। वो फिनोमिना ये है कि जैसे ही कोई नई गाड़ी आती है, सारे के सारे यूट्यूबर्स उसकी तारीफें करना स्टार्ट कर देते हैं, बट खरीदता उनमें से कोई भी नहीं है। तो अपने केस में मैंने, अगर आपको याद हो, मैंने इस गाड़ी की काफ़ी तारीफ करी थी जब इसका रिव्यू बनाया था, और आज नतीजा ये है कि मैं इस गाड़ी को चला रहा हूँ। तो वही बात है ना, जब आप अपना पैसा फूकते हो, जिस समय आप अपना पैसा फूकने वाले हो, तो आपने
जेन्युइन रिव्यूअर्स के रिव्यू देखने हैं, अपने हर किसी के रिव्यू नहीं देखने आप। सो गाइज, जैसे मैंने आपको बताया, मुझे एक ओवरलैंडिंग व्हीकल चाहिए था जिसको मैं डेली कम्यूट पे भी यूज़ कर सकूं और साथ में जिसमें मैं ओवरलैंडिंग भी कर सकूं। तो मेरे पास ऑप्शंस क्या क्या थे। सबसे पहला मेरे पास ऑप्शन था ऑफ कोर्स ये वाली गाड़ी बोलेरो नियो। दूसरा ऑप्शन था पुरानी वाली बोलेरो। तीसरा ऑप्शन मेरे पास आया था XL6। अब ये सारी गाड़ियां अगर आप देखोगे तो ये 7 सीटर गाड़ियां हैं। मुझे 7 सीटर गाड़ी ही चाहिए थी क्योंकि मुझे पीछे का काफ़ी सारा जो स्पेस होता है 7 सीटर गाड़ी में वो यूटिलाइज करना था ओवरलैंडिंग के पर्पज से। मुझे वो ट्रंक या बूट नहीं चाहिए था, क्योंकि ट्रंक और बूट वाली गाड़ियों में क्या होता है कि आप अपना एक बेड का कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते इन केस आप करना चाहो तो मुझे चाहिए थी 7 सीटर गाड़ी। इसके अलावा मेरे पास ऑप्शन एक आया था किया कैरेंस का। बट जब मैंने सारे कंपैरिजन सारे के सारे मैंने जब फैक्ट्स को एनालाइज किया तो ये गाड़ी इन सारे फैक्टर्स में सबसे ऊपर आई है। हाँ, इसमें सबसे ज़्यादा स्पेस नहीं है, इसमें सबसे ज़्यादा पावर नहीं है, इसमें सबसे ज़्यादा कंफर्ट नहीं है और ये सबसे सस्ती भी नहीं है। बट ये बैलेंस है इन सारे फैक्टर्स का। बहुत ही अहम सवाल, क्या ये गाड़ी TUV 300 है? तो मेरा आंसर है 90% ये TUV 300 ही है। तो इस वाले फैक्टर में मेरे को थोड़ा सा चीटेड फील होता है। अगर महिंद्रा चाहता तो इस गाड़ी का नाम कुछ और भी रख सकता था। अगर कुछ और रखता तो क्या पता सेल्स कैसी होती। अभी तो सेल्स इनकी काफ़ी तगड़ी चल रही हैं। ये गाड़ी मोस्टली हर डीलरशिप पे आउट ऑफ स्टॉक चल रही है। बट अगर इस गाड़ी को बोलेरो नियो ना बोल के कुछ और बोला जाता तो शायद मुझे ज़्यादा अच्छा लगता। बट नॉनदलेस डजंट रियली मैटर। गाइस, इस गाड़ी के टॉप वेरिएंट में एक बहुत अमेजिंग फीचर आता है जिसको कहते हैं MTT, मल्टी टेरेन टेक्नोलॉजी। अब ये मल्टी टेरेन टेक्नोलॉजी है क्या? ये गाड़ी इक्विप्ड है MLD के साथ। MLD स्टैंड्स फॉर मैनुअल डिफरेंशियल लॉक। अब ये मैनुअल डिफरेंशियल लॉक करता क्या है कि अगर आपकी गाड़ी का पीछे में से, ये रियर व्हील ड्राइव है तो दोनों पिछले दोनों में से कोई भी टायर अगर ट्रैक्शन लूज करता है तो उस केस में क्या होता है, दूसरा टायर पे सारी की सारी पावर चली जाती है और वो टायर लॉक कर देती है गाड़ी। ये सारा का सारा ऑपरेशन ऑटोमेटिक होता है और ये बहुत ही इंप्रेसिव फीचर है अगर आप एक ओवरलैंडर हैं। ये इंप्रेसिव क्यों है? क्योंकि अगर आप किसी रेगिस्तान में हैं या अगर आप किसी बर्फीली जगह पे हैं या किसी स्लशी रोड पे हैं और आपका एक टायर फ्री हो जाता है तो आपकी गाड़ी स्टक नहीं होगी, आपकी गाड़ी अपने आप निकल जाएगी। इस सेगमेंट में MLD किसी भी गाड़ी में नहीं आता। आप कोई भी गाड़ी उठा के देख लीजिए, किसी भी गाड़ी में ये फीचर नहीं आता। अलॉन्ग विद दैट इस गाड़ी में एक क्रूज कंट्रोल का फीचर दिया गया है। अगेन इस वाले सेगमेंट में, इस वाले प्राइस रेंज में क्रूज कंट्रोल किसी भी गाड़ी में नहीं आता इन माय नॉलेज। जो मैंने आपको गाड़ियां बताई हैं 2-3, जैसे अर्टिगा हो गई, XL6 हो गई, किसी भी गाड़ी में ये वाला फीचर नहीं आता। तो फीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से महिंद्रा ने काफ़ी अच्छा काम किया है। एक सवाल जो काफ़ी सारे लोग पूछते हैं वो सवाल ये है कि गाइज ये गाड़ी क्या ये बोलेरो है? तो गाइज ये बोलेरो ही है, पर ये शहर वाली बोलेरो है। अगर आप किसी गांव में रहते हैं जहां पे टूटी फूटी सड़कें हैं, आपका जो यूजेज है वो काफ़ी रफ है, तो आप पुरानी वाली बोलेरो लीजिए। अगर आप शहर में रहते हैं, आपको कुछ अच्छे फीचर्स चाहिए, जैसे आपको स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल चाहिए, आपको एक अच्छा इंफोटेनमेंट सिस्टम चाहिए, आपको कंफर्टेबल सीट चाहिए, आप फैमिली के पॉइंट ऑफ व्यू से ले रहे हैं तो आपको ये गाड़ी लेनी चाहिए, बोलेरो नियो। अब गाइस फाइनली सवाल ये उठता है कि ये गाड़ी है किसके लिए? सबसे पहला, अगर आपका बजट 15 लाख रुपए से नीचे है, अगर आपका बजट का कंस्ट्रेंट है तो ये गाड़ी आपको 100% सूट करेगी। नंबर 2, अगर आपको एक पावरफुल गाड़ी चाहिए जो आपको कहीं भी लेके जा सके विदाउट एनी टेंशन, तो ये वो गाड़ी है। नंबर 3, अगर आप वो इंसान है जिसके घर में ज्यादा लोग हैं, जैसे 1-2 छोटे बच्चे हैं और बाकी के लोग भी हैं, तो भी आपके लिए ये गाड़ी बिल्कुल परफेक्ट है। अगला, अगर आप चाहते हैं कि अगले 4-5 साल में आपकी जेब पे 1 रुपए का भी इम्पैक्ट ना आए, आपको मेंटेनेंस फ्री गाड़ी चाहिए, तो वो ये गाड़ी है गाइस। महिंद्रा जो गाड़ियां बेचता है वो काफ़ी अच्छी गाड़ियां होती हैं। जिस तरीके की मेरी जीवन शैली है, जिस तरीके का मेरा लाइफस्टाइल है, मेरे लिए ये गाड़ी बिल्कुल मुझे परफेक्ट लगी। क्योंकि एक तो मैं हर वो टेरेन पे जाता हूँ जहाँ पे SUVs जाया करती हैं, तो दिस इज़ अ प्रॉपर SUV। ये गाड़ी आपको कहीं भी लेके जा सकती है। दूसरा, ये एवरेज बहुत अच्छा देती है। तीसरा, ये रियर व्हील ड्राइव है तो पावर की कमी आपको कभी भी महसूस नहीं होगी। चौथा, ये गाड़ी आपको खर्चा बिल्कुल नहीं देने वाली इन टर्म्स ऑफ मेंटेनेंस, इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट, ऑल ऑफ दोज फैक्टर्स आर कवर्ड। और साथ ही साथ ये एक फैमिली कार है, ये मेरी वाइफ भी चला पाती है, मेरी वाइफ ने भी इसको ड्राइव किया है और ये मैं भी चला लेता हूँ, अनलाइक द ओल्ड बोलेरो जो सिर्फ और सिर्फ मैं ही चला पाता। तो अल्टीमेटली दिस इज अ पावरफुल पैकेज एट अ वेरी लो कॉस्ट। एक काफ़ी कम दाम में एक काफ़ी पावरफुल पैकेज
महिंद्रा ने बनाया है और आई थिंक इस गाड़ी का फ्यूचर बहुत ज़्यादा ब्राइट है। फिलहाल मैंने OLX पे चेक किया है, ये सेकेंड हैंड बहुत ही लिमिटेड गाड़ियाँ बिक रही हैं और जो भी बिक रही हैं उनकी कॉस्टिंग काफ़ी हाई है। तो अल्टीमेटली अगर आप कोई नई गाड़ी कंसिडर कर रहे हो तो दिस कुड बी इट, दिस कुड बी द न्यू कार। गाइस, मैं लाइफ के एक ऐसी स्टेज में हूँ जहाँ ना मुझे किसी को इम्प्रेस करना है, ना जहाँ पे मुझे बहुत सारे फीचर्स और टेक्नोलॉजी चाहिए, और ना मैं काफ़ी सारी लग्जरीज चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ एक ऐसी गाड़ी जो बिल्कुल सेफ हो मेरे लिए, मेरे फैमिली के लिए, जो मुझे कहीं भी लेके जा सके, जो मेरे बजट में आ सके, जिसको चलाते वक्त मुझे बिल्कुल भी डर ना लगे और मेरे को अच्छा कॉन्फिडेंस आए रोड पे। तो ये गाड़ी उन हर क्राइटेरिया पे 100% खरी उतरती है। तो अगर आप उस वाले दौर से निकल चुके हो जहाँ पे आपको एक गाड़ी खरीद के लोगों को इम्प्रेस करना है, तो दिस कुड बी अ परफेक्ट कार फॉर यू। और ये बात मैं क्यों बोल रहा हूँ, मेरे काफ़ी सारे मित्र हैं जिनके पास थार है और उन्होंने रियर व्हील ड्राइव थार ली है। तो मैं उनसे पूछता हूँ कि अगर थार लेनी ही थी तो थार 4x4 लेते। मतलब व्हाट इज़ द पॉइंट ऑफ बाइंग अ रियर व्हील ड्राइव थार? सिर्फ और सिर्फ एक ही फैक्टर है, वो है लुक्स। वो गाड़ी आपको जो अपने बारे में एक अच्छा फील कराती है, उसका तो खैर कोई मतलब मुकाबला ही नहीं है। बाकी उसके अलावा उस गाड़ी की यूटिलिटी कुछ नहीं है, उसमें ना स्पेस है पीछे सामान रखने का, राइड क्वालिटी बहुत ही बुरी है, और साथ ही साथ इतना सारा फाइबर यूज़ कर लिया है कि वो ऑफरोडिंग में भी काम नहीं आएगी। तो मुझे लगता है कि 13 लाख रुपए में टॉप वेरिएंट बोलेरो नियो का वर्सेस 15 लाख रुपए में थार, तो आई वुड स्टिल गो फॉर बोलेरो नियो। अब गाइज, होता क्या है कि ना, जब आप एक नई गाड़ी लेते हो तो वो बहुत अच्छा काम करती है, प्लस आप इन्फ्लुएंस्ड भी होते हो, आपको एक वो स्मेल भी आती है नई गाड़ी के प्लास्टिक की और सीट कवर्स की और हर चीज़ की। तो आप अच्छी बातें ही करते हो, जैसे मैं आज अच्छी बातें ही कर रहा हूँ। मैं आज से जैसे ही इस गाड़ी को 6 महीने तक चला लूँगा, तो 6 महीने बाद मैं इस गाड़ी का एक और रिव्यू बनाऊँगा, ओनरशिप रिव्यू बनाऊँगा, जहाँ मैं आपको एक्चुअल में बता पाऊँगा कि ये मेरी गलती थी या ये मेरा एक अच्छा डिसीजन था। फिलहाल अगर कोई चीज़ मुझे इस गाड़ी में अच्छी नहीं लगी तो वो है छोटी मोटी नॉइज़। महिंद्रा की गाड़ियों में छोटी मोटी नॉइजेस आती ही रहती हैं, तो उनका आप कुछ कर नहीं सकते गाइज। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है, अगर मेरे रिव्यूज़ आपको अनबायस लगते हैं, आपको लगता है कि मैंने कोई भी वैल्यू ऐड करी है आपकी लाइफ में या कोई डिसीजन लेने में हेल्प किया है, तो प्लीज़ हेल्प मी विद अ सब्सक्राइब। तो फिलहाल के लिए इतना ही, आज का वीडियो यहीं पे रैप अप करते हैं गाइज, और आपसे मैं मिलूंगा अगले रिव्यू वीडियो में। थैंक यू सो मच, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।